अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। 10th फिजिक्स के साथ मैं हूँ गुलाम मुस्तफा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल पेंडुलम वो कैसे मूव करता है और उसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, ठीक है जी, और उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, ठीक है जी। तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है, जो कि पहला क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर जो है वो पैदा हो सकता है। भी सिंपल सी बात है कि आपने एक रस्सी लेनी है, रस्सी के साथ कुछ मैश बांध देना है, ठीक है। फिर रस्सी को आप किसी मजबूत सहारे के साथ बांध दें, ठीक है। तो ये जो सिस्टम आपके पास बन जाएगा, इसको हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। मैं यहाँ पे इसकी शक्ल बना देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये कोई स्पोर्ट है हमारे पास, जिसके साथ हमने एक रस्सी बांध देनी है, ठीक है, और रस्सी के साथ एक छोटा सा मैश एम जो है वो आप यहाँ पे बांध देंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको आज़ादाना छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल रेस्ट की हालत में होगा और जिस पोजीशन पे ये मौजूद होगा उसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन, और उसको हम ओ से जाहिर करते हैं, ठीक है जी। ये ओ है। अच्छा, इसका वेट जो होगा, वजन इसका, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और वो कितना होगा, mg होगा। इस रस्सी की जो लेंथ होगी वो हमारे पास l होगी। क्लियर है? इस वक्त अगर आप देखें तो ये बिल्कुल जो है वो रेस्ट की हालत में होगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और जिस पोजीशन पे ये मौजूद होगा उस पोजीशन को हम मेन पोजीशन बोलते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगानी है और इसको मूव करवा के जो है इसकी मैक्सिमम पोजीशन पे आपने लेके जाना है। जैसे यहां पे मिसाल के तौर पे अगर आप इसको पकड़ के यहां तक लेके आए तो इसकी शक्ल कुछ यूं बन जाएगी। अच्छा, यहां पे अगर हम देखें तो ये जो इसकी पोजीशन होगी, ये इसकी इंतहाई पोजीशन कहलाती है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है, जिसको हम ए से जाहिर करते हैं, ठीक है। बी भी नाम रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आप इसको यहां पे छोड़ दें तो क्या होगा कि ये मैश जो है ये वापस अपनी मेन पोजीशन की जानब मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा? देखो, मैश स्प्रिंग सिस्टम जो था उसके अंदर तो बात समझ में आती थी कि आपने उस मैश को ऐसे खींचा जिसकी वजह से स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। जैसे ही हमने उस मैश को छोड़ा तो वो मैश वापस मूव करेगा, क्योंकि स्प्रिंग उसको खींचेगा। स्प्रिंग उसको क्यों खींचेगा? जब हम मैश को अपनी तरफ मूव करवा रहे होंगे तो उस वक्त स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स स्टोर हो रही होती है, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जब आप मैश को वहां पे छोड़ते हैं तो मैश वापस अपनी मेन पोजीशन की जानब मूव इसलिए करता है क्योंकि जो स्प्रिंग होगा वो उस मैश को रिस्टोरिंग फोर्स फराहम करता है, ठीक है। तो आम लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि मैश स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो मैश मूव करता है वो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो है मूव करता है, यानी कि उस मैश को स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स फराहम करता है। लेकिन अगर इस केस में हम देखें तो अगर हम इस मैश को यहां पे छोड़ दें तो ये दोबारा मेन पोजीशन की जानब मूव करेगा। अब यहां पे भी क्या है कि इस मैश को वापस जो है मेन पोजीशन की जानब इसके अंदर मौजूद रिस्टोरिंग फोर्स ही ले जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उधर तो स्प्रिंग था जो रिस्टोरिंग फोर्स फराहम कर रहा था, लेकिन यहां पे तो कोई स्प्रिंग लगा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको रिस्टोरिंग फोर्स कौन फराहम करेगा, ठीक है। यहां पे इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखना है कि ये वापस मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आएगी, ठीक है जी। अब देखें, जब ये मेन पोजीशन पे था तो इसका वेट डाउनवर्ड था और इसके अंदर जो टेंशन थी, जो तनाव था, वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमने इसको मूव करवा के यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आए, ठीक है, और यहां पे मिसाल के तौर फर्ज कर लेते हैं कुछ लम्हे के लिए जब ये यहां पे रुकेगा, थोड़ी देर के लिए, नैनो सेकंड के लिए कह लें, ठीक है। यहां पे जब ये रुकेगा उस वक्त उसका वेट किस साइड पे होगा? उस वक्त उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी। अब यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैश है, जब आप इसको ए पे छोड़ोगे तो ये वापस ओ की जानब जाएगा, ये भी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जाएगा। यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी चीज फराहम करेगी इस मैश को? इस मैश को यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स इसका वजन फराहम करेगा, यानी कि इस बॉब को, इस मैश को ए से ओ तक कौन लेके जाएगा? इसका वजन लेके जाएगा, इसका वजन इसको रिस्टोरिंग फोर्स फराहम करेगा। अब यहां पे सवाल यह पैदा होता है
कि वजन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चूंकि वजन भी एक फोर्स है ना, ठीक है, वजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इस मैस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन ये मैस तो इस साइड पे जा रहा है, वजन नीचे है, ये मैस इस साइड पे जा रहा है, तो इसमें वो कौन सा फैक्टर है जो यहां पे इसको ए से ओ की जानब लेके जाएगा? तो भाई ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको इसका वजन ही फराम करेगा, लेकिन ये सारा वजन इसको रिस्टोरिंग फोर्स फराम नहीं करेगा, बल्कि इस वजन का कुछ हिस्सा इसको रिस्टोरिंग फोर्स फराम करेगा। वो हिस्सा कौन सा होगा? वो हिस्सा वही होगा जिसकी सिमत ए से ओ की जानब आएगी। आम लफ्जों में मैं आपको बता दूं कि ये सारा वेट जो है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स फराम नहीं करेगा, बल्कि हम क्या करेंगे कि इस वेट को, इसके वेट को इसके कंपोनेंट के अंदर जो है वो रिजॉल्व कर देंगे। तो जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, बेसिकली वही कंपोनेंट इस मैस को जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स फराम करेगा। ठीक है, तो आम लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि भाई सारा वेट रिस्टोरिंग फोर्स फराम नहीं करता, बल्कि इस वेट का एक कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स फराम करता है। वो कंपोनेंट कौन सा होगा? जो कि इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हमने क्या काम करना है कि इस वजन को इसके कंपोनेंट के अंदर तहलील कर देना है। एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस साइड पे बन जाएगा। यानी कि हमने किसको रिजॉल्व किया? mg को। अब देखें, जब ये रस्सी यहां पे थी जिसकी लेंथ l है, जब ये यहां पे थी, हमने इसको पकड़ के जो है वो a पे छोड़ दिया, तो इस दौरान जब हम इसको यहां से यहां तक लेके आएंगे तो यहां पे कुछ एंगल बनेगा, लेट करते हैं, वो एंगल है थीटा। अब देखें, यहां पे मैथ के अंदर आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि मिसाल के तौर पर दो लाइंस हो इस तरह, और एक लाइन उनको ऐसे कट कर लियो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है जी, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो यहां पे एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। अब देखो, जैसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कह देता हूं कि कोई वेक्टर हमारे पास है एफ वेक्टर, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये एफ था, फिर हमने इसको इसके कंपोनेंट के अंदर तहलील किया, एक कंपोनेंट ये बनाया हमने और एक कंपोनेंट हमने ये बनाया। ठीक है, यहां पे एंगल थीटा था, हमने जब इसको रिजॉल्व किया तो यहां पे जो हमारा आंसर आया था वो था एफ साइन थीटा। ठीक है, और यहां पे जो आंसर आया था वो था एफ कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि थीटे के सामने एफ साइन थीटा था। अब चूंकि हमने एफ को रिजॉल्व किया इसलिए साइन थीटा के साथ एफ आ रहा है। अब यहां पे हम किसको रिजॉल्व कर रहे हैं? एम जी, तो साइन के साथ क्या आएगा? एम जी साइन थीटा, और एम जी साइन थीटा कहां पे आएगा? थीटे के सामने। जैसे थीटे के सामने साइन आ रहा था ना, इधर भी थीटे के सामने क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ यहां पे एफ लगा था क्योंकि हमने एफ को रिजॉल्व किया था, यहां पे हम एम जी को रिजॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? एम जी लगेगा। तो क्या बन जाएगा? एम जी साइन थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा इसको हम बोलते हैं एम जी कॉस थीटा। ये भी वजन का कंपोनेंट है, ये भी वजन का कंपोनेंट है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। ये फोर्स इस साइड पे, तो मैस इधर क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहां पे रस्सी लगी हुई है, रस्सी के अंदर टेंशन इस साइड पे, तो ये टेंशन और ये एम जी कॉस थीटा ये एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। अब इस साइड पे जो कंपोनेंट है वो है एम जी साइन थीटा। चूंकि इस मैस की साइड पे कोई रस्सी नहीं है, इसलिए अगर एम जी साइन थीटा इस पे अमल करता है तो ये मैस दोबारा ए से इस ओ वाली साइड पे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मैस एम है ये ए से ओ की जानब क्यों जा रहा है? इस mg साइन थीटा की वजह से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो mg साइन थीटा होगी। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं एफ आर लिख लें, एफ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी, तो वो कितनी होगी? mg साइन थीटा। अच्छा, अब चूंकि ये फोर्स जो है जैसे हमने ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए हुक के कानून के मुताबिक इसके यहां पे क्या लगती है? माइनस लगती है। रीजन ये है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ना ये थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा थीटा होगा उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। ठीक है, लेकिन जैसे हम इस मैस को छोड़े, अब देखो ना थीटा किस साइड पे इंक्रीज करता है, अगर हम इस मैस को इधर मूव करवाएं तो थीटा बढ़ रहा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ रही होती है। लेकिन अगर हम मैस को यहां पे छोड़ दें
तो ये मैस किस साइड पे जाता है, इस साइड पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की जानब होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिस्टोरिंग फोर्स इस थीटा के अपोजिट है, ठीक है। इसलिए हम यहां पे क्या लगाते होते हैं, माइनस लगाते हैं। ये नेगेटिव ये जाहिर करता है कि ये फोर्स जो कि mg sin थीटा है, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो इस मैस को दोबारा ए से ओ की जानब लेके जाती है। अच्छा, यहां पे हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की, ठीक है। अगर हम इसको ओ पे छोड़ दें तो ये बिल्कुल आजादाना रेस्ट की हालत में होगा, लेकिन जैसे हम इसको पकड़ के ए पे लेके आएंगे और ए पे जब छोड़ेंगे तो ये वापस मूव करता हुआ ओ पे जाएगा और ओ से होता हुआ दोबारा कहां पे पहुंचेगा, ये जो है बी पे पहुंच जाएगा, यहां पे, ठीक है। अब यहां पे भी यही वाला सीन होगा, जो सीन इधर हुआ है ना वही इधर होगा, जो कि इसको वापस लेके आएगा। जैसे ही दोबारा ये वापस बी, यानी कि पहले ओ से ये ए पे गया, ठीक है, फिर ए से ओ पे, ठीक है, फिर O से ये B पे गया और फिर B से दोबारा O पे आएगा, तो हम कहेंगे कि इस मैस ने अपनी मेन पोजीशन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लिया। तो मेन पोजीशन के गिर्द एक चक्कर को हम बोलते हैं वाइब्रेशन, और एक चक्कर के दौरान या एक वाइब्रेशन के दौरान जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड का फार्मूला 10th के सिलेबस के अंदर ये मौजूद नहीं है, इसका प्रूफ जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जस्ट आपने फार्मूला ही इसका याद रखना है। तो T, इसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, ठीक है जी। तो ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसका फार्मूला तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर के अंदर आपको यही समझाना था कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बहुत ही अहम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपने जरूर सुनना है। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।